हम अध्ययन कर रहे हैं नाभिकीय भौतिक की। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नाभिक का आकार एवं घनत्व। नाभिक का आकार एवं घनत्व। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर नाभिक के आकार का आकलन किया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। भिन्न भिन्न धातुओं की पतली पन्नियों पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी परमाणु के नाभिक का आकार या परमाणु के नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या एक के समानुपाती होता है। यदि किसी नाभिक की त्रिज्या r हो तो नाभिक का आयतन चार बटा 3 पाई r³ होता है। नाभिक का आयतन न्यूक्लियनों की संख्या एक के समानुपाती होता है। किसी नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका आयतन भी उसी अनुपात में उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात किसी नाभिक का आयतन न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या एक के समानुपाती होता है। यहाँ 4/3 पाई एक नियतांक राशि है, इसलिए अपन कह सकते हैं नाभिक की त्रिज्या का Q r³ इज प्रोपोर्शनल टू a, या r इज प्रोपोर्शनल टू, इस घात 3 को दूसरी साइड ले जाए तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/3। अर्थात किसी नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए एक नियतांक काम में लेते हैं r0, a की पावर 1/3। इस नियतांक r0 का मान, यहां r0 एक नियतांक है, इस r0 का मान 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यह है किसी नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या, जो कि उसकी द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। अर्थात r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, या r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3, या r0 एक नियतांक है जिसका मान 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, क्योंकि घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। सप्लाई नाभिक का घनत्व नाभिक का द्रव्यमान
बटा नाभिक का आयतन। क्योंकि नाभिक में दो प्रकार के मूल अभिविकर्ण होते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। प्रत्येक नाभिकीय कण का द्रव्यमान, प्रत्येक नाभिकीय कण, न्यूक्लियन नाभिकीय कण का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg होता है लगभग। प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान लगभग 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg होता है। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या द्रव्यमान संख्या नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या होती है। इसलिए नाभिक का द्रव्यमान होगा प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान गुणा नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। तो नाभिक का घनत्व, यदि नाभिक के घनत्व को रो से व्यक्त करें, नाभिक के घनत्व को रो से व्यक्त करें तो नाभिक का घनत्व रो इक्वल टू होगा नाभिक का द्रव्यमान A इंटू न्यूक्लियनों की संख्या गुणा प्रत्येक न्यूक्लियन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 kg अपॉन नाभिक का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, या r नाभिक की त्रिज्या है। क्योंकि नाभिक की त्रिज्या r का मान होता है r0 इंटू a की पावर 1/3। यदि इसका क्यूब करें तो r क्यूब इक्वल टू होगा r0 क्यूब इंटू a। यदि ये मान पुट करें तो नाभिक का घनत्व प्राप्त होता है a इंटू 1.67 गुणा 10 की घात -27 अपॉन 4/3 पाई, r के स्थान पर लिख सकते हैं अपन r0 क्यूब इंटू a से a कैंसिल हो जाएगा और ये मान प्राप्त होगा 1.67 गुणा 10 की घात -27 अपॉन 4/3 पाई इंटू r0 का क्यूब। r0 का मान है 1.2 गुणा 10 की घात -15 इसका क्यूब। पाई का मान 3.14 या 22/7 रखकर इसको हल करें तो नाभिक का घनत्व प्राप्त होता है 2.38 गुणा 10 की घात 17 kg पर मीटर क्यूब, जो कि एक नियतांक है। यानी नाभिक का घनत्व है एक नियतांक होता है। नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्रमांक पर निर्भर नहीं करता है। सभी नाभिकों का घनत्व समान होता है और उसका मान होता है 2.38 गुणा 10 की घात 17 kg पर मीटर क्यूब। यानी नाभिकों का घनत्व एक नियतांक होता है। ये उस नाभिक के परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यदि नाभिक का आकार बड़ा होगा तो उसमें नाभिकीय कणों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या ज़्यादा होगी। न्यूक्लियनों की संख्या कम होगी तो नाभिक का आकार छोटा होगा। अर्थात प्रत्येक नाभिक का घनत्व समान होता है, एक नियतांक होता है जिसका मान 2.38 गुणा 10 की घात 17 kg पर मीटर क्यूब प्राप्त होता है। तो ये है नाभिक का आकार एवं नाभिक का घनत्व।
अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के पूर्व आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के पूर्व विशिष्ट सिद्धांत के पूर्व द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों को स्वतंत्र भौतिक राशियां माना जाता था। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत तथा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दोनों स्वतंत्र नियम थे, परंतु आइंस्टीन ने अपने आपेक्षिकता सिद्धांत से यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत स्वतंत्र नहीं है। द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात दोनों संरक्षण सिद्धांतों का एकीकरण करके द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड में द्रव्यमान व ऊर्जा का कुल भंडार संरक्षित है। यदि द्रव्यमान में कमी आती है तो उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में होता है, तथा ब्रह्मांड में कि कुल ऊर्जा में कमी आती है तो उसके तुल्य द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है, जैसा कि युग्म उत्पादन अभिक्रियाओं में होता है। अर्थात ब्रह्मांड में द्रव्यमान व ऊर्जा का कुल योग संरक्षित रहता है, न कि अकेला द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत एवं अकेला ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत स्वतंत्र रूप से लागू हों। अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में व द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। यदि इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा एम द्रव्यमान का क्षय हो तो उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर होती है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। यहां सी प्रकाश की चाल है। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो उसके तुल्य कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 kg हो तो उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल टू द्रव्यमान क्षय 1 kg
c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 इसका वर्ग करेंगे तो ये मान आता है 9 गुणा 10 की घात 16 जूल। ये इतनी अपार ऊर्जा है, यानी द्रव्यमान का क्षय होता है और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अपार ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा 10 लाख किलोग्राम कोयला जलाने पर उत्पन्न होती है, जितनी 1 किलोग्राम द्रव्यमान के क्षय से उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदि 1 ग्राम द्रव्यमान का क्षय 1 ग्राम हो, 1 ग्राम हो अर्थात 10 की घात -3 kg हो, तो उत्पन्न ऊर्जा का मान डेल्टा m गुणा 10 की घात -3 इंटू 3 गुणा 10 की घात 8 का वर्ग, ये मान आता है 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। ये इतनी अपार ऊर्जा है कि इससे एक रेलगाड़ी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगातार 10 वर्षों तक चलाया जा सकता है। अर्थात जब द्रव्यमान का क्षय होता है और उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका आकलन अपन इस आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से कर सकते हैं। एक बार पुनः समझ ले, आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से पूर्व द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों स्वतंत्र रूप से संरक्षित भौतिक राशियां मानी जाती थी। अर्थात उससे पहले ये मान्यता थी कि ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान संरक्षित है तथा ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा भी संरक्षित है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु आइंस्टीन ने अपने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं हो सकते। द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत एवं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इन दोनों का एकीकरण आवश्यक है और इनका एकीकृत नियम यह है कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान एवं ऊर्जा का कुल भंडार संरक्षित है। अर्थात द्रव्यमान में कमी आती है तो उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय सलन अभिक्रियाओं में होता है, तथा ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा में कमी होती है तो उसके तुल्य द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है, जैसा कि युग्म उत्पादन अभिक्रियाओं में होता है। अर्थात आइंस्टीन ने अपने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से यह प्रतिपादित किया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि डेल्टा m द्रव्यमान का क्षय होता है तो उसके तुल्य उत्पन्न ऊर्जा का मान डेल्टा E बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर होता है, या सी प्रकाश की चाल है। इससे द्रव्यमान के क्षय से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का आकलन किया जा सकता है। तो यह है द्रव्यमान और ऊर्जा का पारस्परिक रूपांतरण या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, अर्थात डेल्टा E बराबर डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU। देखिए, परमाणुीय कणों यथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है।
इसे किलोग्राम मात्रक में व्यक्त करना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए इन परमाणुीय कणों के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक छोटे मात्रक का चयन किया गया, जिसे हम परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इस परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक के चयन के लिए कार्बन 12 C612 कार्बन 12 C612 का चयन किया गया। परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित करने के लिए कार्बन 12 C612 का चयन किया गया और कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU माना गया। यानी 1 AMU द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग 1 AMU माना गया। अर्थात 1 AMU ये होता है 1/12 इंटू C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान। एक AMU बराबर कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, अर्थात 1/12 इंटू C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान। मोल अवधारणा के अनुसार, मोल अवधारणा के अनुसार 12 ग्राम इसकी द्रव्यमान संख्या, कार्बन 12 की जो द्रव्यमान संख्या है उसके बराबर ग्राम में मात्रा ली जाए तो उसमें कार्बन 12 के परमाणु की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। 12 ग्राम C612 में परमाणु की संख्या आवोगाड्रो संख्या n, जिसका मान 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है, तुल्य होती है। यानी 12 ग्राम कार्बन 12 लें तो उसमें कार्बन 12 के 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। अर्थात C612 के एवोगैड्रो संख्या n परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। तो C612 के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? 12/n या n एवोगैड्रो संख्या है। एक परमाणु का द्रव्यमान 12/n ग्राम होता है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12/n ग्राम होता है। यहां n एवोगैड्रो संख्या है जिसका मान 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है। यदि ये मान इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो 1 AMU का मान 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू 12/n ग्राम। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1/n ग्राम और
एम का मान पुट कर दें इसमें। 1 AMU 6.023 गुणा 10 की घात 23 ग्राम। ये कैलकुलेट करने पर मान प्राप्त होता है 1.660 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, और इसको किलोग्राम में व्यक्त करें तो 1.660 गुणा 10 की घात -27 kg, अर्थात 1 AMU 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg के तुल्य होता है। यह है 1 AMU। 1 AMU 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg के तुल्य होता है। तो क्या है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक। परमाणुीय कणु यथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कणों के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है, जिसके लिए कार्बन 12 का चयन किया गया। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग 1 AMU माना गया, और इसको कैलकुलेट करने पर यह प्राप्त होता है 1 AMU का मान 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg। अब हम यदि 1 AMU द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 AMU द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा, 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा कितनी ऊर्जा होगी? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार यदि डेल्टा M द्रव्यमान का क्षय हो तो उसके तुल्य उत्पन्न ऊर्जा होगी E बराबर डेल्टा M इंटू C²। यहां द्रव्यमान 1 AMU जिसका मान होता है 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg, यानी द्रव्यमान का क्षय हुआ 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg। C का मान 3 गुणा 10 की घात 8, इसका वर्ग, तो ये मान आता है 1.66 इंटू 3 इंटू 10 की घात -27, और ये 10 की घात 16, 3 का वर्ग 9 और 10 की घात 8 का वर्ग 16, 16 और 10 की घात -27, तो 27 में से 16 कम करें अपन तो ये मान बचता है 10 की घात -11, 10 की घात -11 जूल। कितनी ऊर्जा उत्पन्न? यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करें तो 1.66 गुणा 9 गुणा 10 की घात -11 है, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 1/1.6 गुणा 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, यानी 1.6 गुणा 10 की घात -19 से डिवाइड कर दें इसको तो ये मात्र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हल करने पर ये मान प्राप्त होता है 10 की घात -19 को ऊपर ले जाए अपन तो 10 की घात ये +19 हो जाएगी, 19 में से 11 माइनस करेंगे तो 10 की घात 8 शेष बचेगा। इसको इससे डिवाइड करें तो ये मान आता है 9.315 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। इसको अपन दशमलव को 2 डिजिट आगे ले जाए तो 931.5 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इसको लिख सकते हैं अपन 931.5 इन मेगा इलेक्ट्रॉन MeV, क्योंकि एक MeV, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU द्रव्यमान जब ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात एक AMU द्रव्यमान 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। लेकिन इसको अपन लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गणितीय संगणनाओं में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग भी कर सकते हैं, अर्थात इसको लगभग अपन ये भी कह सकते हैं कि एक AMU द्रव्यमान 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। तो जब AMU में डेल्टा M द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो उसके तुल्य कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? E बराबर डेल्टा M गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा उत्पन्न। जब एक AMU द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि डेल्टा M द्रव्यमान का क्षय जो कि AMU मात्रक में दिया हुआ है, द्रव्यमान का क्षय जो है वो AMU मात्रक में है, डेल्टा M AMU द्रव्यमान का जब क्षय होता है तो उसके तुल्य उत्पन्न ऊर्जा का मान होगा डेल्टा M गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन इस फॉर्मूले का उपयोग भी ऊर्जा कैलकुलेट करने में कर सकते हैं, बशर्ते कि द्रव्यमान क्षय AMU मात्रक में दिया हुआ हो तो उसके तुल्य उत्पन्न ऊर्जा का मान होगा E बराबर डेल्टा M गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बशर्ते कि द्रव्यमान का क्षय डेल्टा M AMU मात्रक में दिया हुआ हो। तो ये है एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एक AMU द्रव्यमान क्या है, और एक AMU द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो उसके तुल्य उत्पन्न ऊर्जा का मान कितना होता है।